दुनिया मेरे आगे में बाजार के आगे आदमी कितना मजबूर हो गया है। अनुपमा तिवारी दुनिया मेरे आगे में जरूरत बनाम शीर्षक से लिखती है कि घर में अब कबाड़ का सामान इकट्ठा हो गया है। बाजार हर दिन हमारी ज़रूरतों पर हावी हो चुका है। हम दिखावे के आगे आत्मसमर्पित है। हमें दिखाना है, इसलिए बाजार की शरण में है। बाजार जो कहता है, विज्ञापन जो देता है, हम उसे खरीद खरीद करके घर को कबाड़ बना दे रहे हैं। लेकिन कम से कम सामान में काम चलाया जा सकता था, है। लेकिन अब कोई भी अपनी ज़रूरतें कम नहीं करता। हश्र क्या हुआ, पर्यावरण पर क्या बीतती है। एक ज़माना था, हाथों से चीज़ें बनती थी, काम में ली जाती थी। यूँ कहें कि गांव अपने आप में आत्मनिर्भर हुआ करते थे। उसको चंद चीज़ों के अलावा, खास करके कपड़े, नमक, बाकी वो सब अपने खेत में, खलियान में उपलब्ध कर लेता था, हाथों से बुन लेता था। मैंने भी रस्सी बुनने का काम किया, खाट बनाने का काम किया, बैल भैंस के कंडे डोरे बनाने का काम किया। खाट को कई तरह से बनाया, कंडे डोरे, रस्सी बुनना, ये सब मैंने अपने आंखों से होते हुए देखा। रस्सी से फिर रस्सा बनाना, ये सब कैसे छूटता चला गया। बाजार में आज हर ज़रूरत का सामान उपलब्ध है और हम खरीद रहे हैं दिखावे की चीज़ें, और हम दिखाने के लिए ले आ रहे हैं। इसको 3D में रिड्यूस करके बताया कि 3D, रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। तो ये आप पुनः उपयोग करें चीज़ों का, पुनर्चक्रण और परिष्कार, ये सब जुमला भर होकर के रह गया। अब कोई चीज़ रीयूज़ नहीं होती। यहाँ तक कि यूज़ करो और थ्रो, यूज़ एंड थ्रो का ज़माना है। पिछले 10 साल से सुन रहे हैं। अब हाथों की जगह तकनीकी ने ले ली है। हर काम आदमी अपने हाथों से कर सकता था, वो सारे के सारे काम मशीनों ने ले लिया है, मशीनों को दे दिया है। अब यहाँ तक कि हाथ धोने, कपड़े धोने की मशीन, रोटी बनाने की मशीन, ये पूछ सकते हैं कि सिर्फ खाने को मुंह तक ले जाने के लिए हाथ काम आ रहे हैं, बाकी सब काम मशीन किए दे रही है। हाथों की जगह तकनीकी ने किस तरह से ले ली है, हमें पता भी नहीं चल रहा। और हम इस कदर सुविधा उपभोगी हो चले हैं कि अब हमें मजबूर होना, यहाँ तक कि आश्चर्य होता है कि जब रोबोट चलाएगा काम करने घर का, तब आप क्या करेंगे, आप कमाएंगे क्या खाने के लिए। रोबोट भी आ जाएगा काम करने। उत्पादन इस कदर हो रहा है, अत्यधिक उत्पादन, और उस उत्पादित सामान से बाजार भरा हुआ, दुकानें भरी हुई है। अब बाजार का सामान बेचने के लिए रात दिन टीवी पर, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर विज्ञापन आते हैं, लुभाते हैं, और हम सामान खरीद लाते हैं। किसी युवा के पास 20 जोड़ी पहनने के कपड़े हैं, इसके बावजूद फिर वो खरीद लेता है। ये किसके लिए? दिखावे के लिए। जबकि 2-3 जोड़ी से काम चल सकता है, लेकिन 20 जोड़ी, और कई कपड़े ऐसे जो 2 बार पहने जाते हैं और उसके बाद याद तक भी नहीं आते कि उनको कपड़ों को कब पहना जाएगा, कब पहना जाना चाहिए। सर्दी में स्वेटर, जर्सियाँ एक से अधिक, जबकि 2 जोड़ी से आप सर्दी गुजार सकते हैं। खास करके मैं जिस राजस्थान में
जिस पृष्ठभूमि में हाड़ौती में रह रहा हूँ, 12 दिन की कड़ाके की सर्दी पड़ती है। इसके अलावा दिन में आप शर्ट टी शर्ट पहन करके, सिर्फ रात में कंबल ओढ़ते हैं। सुबह शाम जरकिन पहन ली, जर्सी पहन ली, काम चल गया। फिर भी आप नई नई जर्सियाँ, नई नई कोट दिखावे के लिए ले आते हैं, जिसका कोई उपयोग नहीं होता। हम सोच नहीं पाते। और अधिक उत्पादित की गई चीज़ किस तरह से हम उसकी जद में आ जाते हैं। रिपोर्ट कहती है कि 78,300 करोड़ रुपए के ऐसे सामान बिना उपयोग किए घरों में पड़े हुए हैं, जिसका कोई उपयोग नहीं। उत्पादित हुई, दुकान पर आई, हम खरीद के लाए और कबाड़ में पटक दिया। एक दिन वो कबाड़ हो जाने वाली है। मकान, 2 कमरे की मकान की ज़रूरत है, हमारे पास 4-6 कमरे की मकान है। यहाँ तक भी नहीं रुकता मामला। एक तनख्वाह अच्छी खासी हो गई है और वो एक नहीं, एक तनख्वाह से 2 मकान खड़े कर सकता है। इसके बावजूद सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार करेंगे, रिश्वत लेंगे, 10 मकान खड़े करेंगे। पूछा जा सकता है उनसे कि जीवन में एक मकान में और एक बेडरूम में रहा जाता है, आप 10 मकानों को क्या करेंगे, किसके लिए? उसके पास कोई जवाब नहीं। बच्चों से भी अगर पूछ लिया जाए तो बच्चे भी ये नहीं कहेंगे कि पापा जी आप ऐसा करो। तो ये किसका फितूर है, किस तरह की मानसिकता है? या बाजार की जद में, या दिखावे के लिए हम ये सब करते जा रहे हैं। सड़कें चौड़ी करनी पड़ रही है। सड़कें इतनी चौड़ी कर दी गई, या यूँ कहें ऊपरी मार्ग बनाने पड़ रहे हैं शहरों में। नीचे सड़क, ऊपर सड़क। 4 लेन की सड़कें बनी, उनको 6 लेन की सड़क करना पड़ रहा है। असली जड़ समस्या की क्या है, हमें यही पता नहीं है कि गांव क्यों कर खाली हो रहे हैं, शहर क्यों फैलते चले जा रहे हैं। किसी भी गांव में जाकर के देखिए कि गांव का दिल घायल हो चुका है। गांव सिकुड़ रहा है, उजड़ रहा है, गांव खाली हो रहा है। गांव अब खेतों में पहुंच गया या शहर में चला गया। गांव आधा बचा है। जिनके पास खेत पर जाने का रास्ता नहीं है या खेत ही नहीं है, वो गांव में बचा है। जो शहर नहीं जा सकता है या काम नहीं कर सकता, वो गांव में बचा है। या जिसके पास इतनी जमीन है वो बचा है। बाकी गांव छोड़ चुके महानगरों में आकर के रोजगार कर रहे हैं। घर छोटे हैं, सामान अधिक है, सड़कों पर गाड़ियां खड़ी है। इसके बावजूद एक घर में 2-2, 3-3 गाड़ियां क्या कर रही है? इसलिए कि उनके पास पैसा है दिखाने के लिए। फिर नए मॉडल की गाड़ी आ गई, वो मॉडल खरीदा जाना है। तो इस तरह से हम एक दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। समस्या की असली जड़ क्या है, नहीं पहुंच पा रहे। बाजार बेचने के लिए है। बाजार की दुकानदार दुकानदार हर हाल में अपना सामान बेचेगा और अपना लाभ कमाएगा। हमें सोचना है कि हमारी ज़रूरत क्या है, हमें क्या चाहिए। नहीं, हमारी ज़रूरत क्या है, चाहिए का सवाल नहीं। विज्ञापन आया, आपकी चाहत पैदा की और आपने चाहिए चाहिए लगाया और लिया है। ज़रूरत ही नहीं है। तो ज़रूरत क्या है, ये पहले तय होना चाहिए। उपभोक्तावादी संस्कृति चाहत पैदा करती है विज्ञापन के द्वारा, और हम आज उपभोक्ता संस्कृति का एक हथियार बन करके रह गए। इसी उपभोक्तावादी संस्कृति ने, बाजारवादी संस्कृति ने तोहफा संस्कृति को पैदा किया। बर्थडे आया, शादी आई या और कोई ऐसा त्योहार आया, तोहफा देने चले जाएंगे। उस तोहफे की ज़रूरत जिसको दिया जा रहा है भी या नहीं, कौन तय करेगा? आपने उसको दिया, वो उसे उसकी ज़रूरत नहीं है, वो दूसरे के हाथ में दे देगा, तीसरे में देगा। इसी तरह से वो तोहफा भटकता रहेगा और एक दिन दम तोड़ देगा, फट करके, टूट करके। क्या काम आया वो तोहफा? तोहफा हम लेते देते हैं,
क्या सोच के लेके देते हैं? ये कि लोग देखें कि हमारे चाहने वाले कितने हैं, तोहफा लेकर के आए। तोहफा देने वाला सोचता है देखो हम कितना चाहते हैं तुम्हें, फिर तुम भी हमें तोहफा देना। वो जो तुमने तोहफा दिया उसके काम नहीं आया, उसका तोहफा तुम्हारे काम नहीं आएगा। ये दिखावे की ज़िंदगी कि हम एक पार्ट बनकर रह गए हैं। ऐसी ज़िंदगी जो अंततः ऐसे सामान पैदा कर रही है जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप वो खरीद रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसा तोहफा जो आप दे रहे हैं, प्राप्तकर्ता का उससे जुड़ाव इसलिए नहीं होता कि उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, आपने दी। आप घड़ी दिया है, घड़ी पहनते ही नहीं लोग, और चीज़ ले ली। आपने जूते दे दिए, जूते वो ऑलरेडी पहने हुए हैं, अपनी पसंद से लाएगा। आपके जूते क्यों पहनेगा? आपकी शर्ट क्यों पहनेगा? और क्या लाएंगे आप रसोई घर के से संबंधित सामान लाएंगे तो उसके पास ऑलरेडी है। तो आपका सामान वहाँ गैर ज़रूरी होकर के रह जाएगा। जो दिया जाएगा वो तोहफा लेने वाला उससे जुड़ाव ही महसूस नहीं कर सकेगा। इसलिए प्लेटो का एक कथन है कि कम चीज़ों के साथ जीना सबसे बड़ी दौलत है, और ऐसी दौलत आज कम से कम लोगों के पास बची है। जो गरीब है, मजबूर है, वो मजबूरी में रह रहा है, लेकिन उसकी लालसा रहती है कि मुझे वो चीज़ भी चाहिए, वो भी चाहिए। वो चाहिए में लगा हुआ, ज़रूरत उसकी भी नहीं है। वो देख करके अपनी चाहत पैदा कर रहा है। ज़रूरत का सामान बहुत कम होता है। प्लेटो उसी ज़माने में कह दिए, कम चीज़ों के साथ जीना आना कला है और बहुत बड़ी दौलत है। एक और ने कहा है कि सफ़र का सामान जितना कम होगा, सफ़र उतना ही आसान होगा। अक्सर सफ़र में कम से कम सामान होना चाहिए, वरना उसको उठाने में, लगेज को उठाने में कमर टूट जाती है। कभी कभार सामान उठाते हैं और एक आप भारी भरकम सामान उठाते हैं, कुली ढूंढते हैं। आप अपने बल पर सामान उठा भी नहीं सकते, तब इतना भारी सामान क्यों इकट्ठा करते हैं, क्यों भरते हैं, क्यों सफ़र में इतना सामान ले करके जाते हैं? संपन्न घर की क्या निशानी है? संपन्न घर और मतलब और ज़रूरत का घर, गैर ज़रूरी चीज़ों का घर, जिसमें ऐसी चीज़ें आ जाए जो दिखाने की है। एक है संपन्न घर, दूसरा ज़रूरत का घर। दोनों में बड़ा फ़र्क है। ज़रूरत के घर में ज़रूरत के सामान होंगे, कम से कम सामान होंगे। संपन्न घर, कथित संपन्न घर में दिखावे की सामग्री इतनी होगी कि वो भी अगर ठंडे दिमाग से सोचेगा तो समझेगा कि कहाँ उठा लाया कबाड़ में। साल संभाल करने वाला इंसान ज़रूरत की चीज़ों की सार संभाल कर सकता है, दिखावे की चीज़ों की नहीं। उसको सिर्फ यूज एंड थ्रो, रील वाले, रिफिल वाले पेन जो आ रहे हैं, वो काम ही रिफिल कर गया। अब रिफिल कोई नहीं करता, क्योंकि रिफिल जितने की आती है उससे थोड़े से अधिक पैसे की वो पेन आ जाता है। इसलिए रिफिल खत्म हुई और आप पेन फेंक देते हैं, गया कबाड़ में। आप एक पेन लाइए, रिफिल लाइए, बार बार रिफिल को भरिए, पेन फेंकने की ज़रूरत नहीं। तो हम किस तरह से ज़रूरत के सामान पैदा करें, उतना ही लें जितनी ज़रूरत है। रिफिल पेन से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेन को रिफिल करना, उसका नाम ही रिफिल है। जब रिफिल ख़त्म हो गई तो दूसरी लेकर के भरा जाना चाहिए, लेकिन आज बाज़ार ने ये हाल कर दिया है। आप दूर क्यों जाते हैं? आपको मच्छर, जिसे गुड नाइट या ऑल आउट कहते हैं, वो रिफिल होती है और पता चला कि 70 रुपये में रिफिल हो जाती है और 100 रुपये में पूरा आ जाता है। तो आप एक नया के चक्कर में 100 रुपये दे आते हैं और नया ले आते हैं। अगर रिफिल लाएंगे तो एक मशीन जो फालतू कर देने वाले, कबाड़ में डालने वाले 25 रुपये की भी अहमियत होती है। बार बार मशीन ख़राब नहीं होती, रिफिल की जा सकती है। तो इस तरह से हमें रिफिल का पेन जिस तरह से फेंका जाता है, ऑल आउट गुड नाइट की मशीन जिस तरह से फेंकी जाती है, इसी तरह के बहुतेरी चीज़ें हैं जिनको हम यूं ही फेंक दिया करते हैं। ये वो ज़माना जो बेवजह
परिवार को, घर को, मोहल्ले को और शहर को कबाड़ बना रहा है। नगर परिषद की, नगर पालिका की कचरा उठाने की मशीनें आती है और वो फालतू कचरे को उठा करके एक ढेर लगाती है। इस तरह के ढेर बनते जा रहे हैं, कबाड़ बनते जा रहे हैं। शहर को अब अपना कचरा फेंकने के लिए खाली जगह नहीं मिल पा रही। समाधान क्या है? तो एक समाधान आप बताते हैं, एक समाधान मैं बताऊंगा। बताते हैं कि तोहफा की अदली बदली। मुझे भी इस बात का ख्याल आया था, सेवानिवृत्त हुए बहुत सारे लोगों ने गुलदस्ते लाए, रेफर में लिफ्ट हुए, गिफ्ट लाए। मेरी बड़ी इच्छा हुई कि आप कुछ मत लाओ, कुछ मत लाओ, और ये गुलदस्ते जो ला रहे हो, 3 गुलदस्ते रख दिए जाए, एक दिया जाए, वापस उसे उठाया जाए, उसे दिया जाए। आप 30 गुलदस्ते, 300 गुलदस्ते ला रहे हो, 3 गुलदस्तों से काम चल सकता है। और जो अन्य तरह की गिफ्ट दी जा रही उसका कोई मतलब नहीं है, वो अटाड़ी के रूप में पड़ी है। वही जो अभी कहा था कि फिर दूसरे तीसरे हाथों में जाएगा और एक दिन वो दम तोड़ देगा। दूसरा, गांव 40 साल पहले आत्मनिर्भर था, आज वो शहरों पर निर्भर हो गया, मशीनों पर निर्भर हो गया। हर बात पर वो बाजार से सामान लाता है। गांव वाले सप्ताह में नहीं, 15 दिन में नहीं, 1 महीने में पास के बाजार में जाते थे और कुछ जरूरी सामान लाते थे। बाकी सामान जरूरत का वो अपने पैदा करते। किराना की दुकान पर कुछ सामान मिल जाता और आधा किराना खुद पैदा कर लेते। अब व्यावसायिक खेती, गेहूं करेंगे, धान करेंगे, चना, जौ, उड़द, सरसों, यहाँ तक कि सोयाबीन, ये सब भी नहीं, सिर्फ धान और गेहूं, 2 फसल बची है और किसान इसमें बर्बाद हो रहे हैं। इस वर्ष बार बार आती बरसात ने शुरुआत में तो दिखाया कि चलो पानी अच्छा बरसा है, धान अच्छा होगा, लेकिन बरसात एक ही रुकी नहीं, धान कटने लग गया, बरसात चलती रही, धान काट के नीचे पटक दिया, बरसात चलती रही, खेतों में अभी भी पानी भरा है और जो पानी खा गया, पी गया धान, उसका भाव भी उतर करके 1-1.5 हज़ार पर आ गया। इस तरह से डबल नुकसान किसानों को हुआ। तो फसलें हमें किस तरह की करनी चाहिए? ये सब उस जमाने में ज्वार, बाजरा, गेहूं, न जाने किस किस तरह की खेती बाड़ी की जा रही थी। तो इस तरह से साथियों, आज इतना ही। धन्यवाद।